हेलो बच्चों, मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में, जिसके अंदर हम नीट और जेई को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का 11th क्लास का, जिसके अंदर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो दो चीज़ें पढ़ेंगे भाई। सबसे पहली तो हम पढ़ेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक टॉपिक, मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टॉपिक ऑफ योर केमिस्ट्री इज नोन एज एटॉमिक मास। तो चलो चलते हैं आज की क्लास के अंदर और स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मोटिवेशनल कॉट। फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। मतलब फेलियर की वजह से इतने ड्रीम सैक्रिफाइसेस नहीं होते जितने ड्रीम हम सिर्फ और सिर्फ फियर के डर से, मतलब कि होने के डर से, कहना यार अगर मेरे से नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे से नहीं हुआ। अभी भी बहुत कुछ, ये टाइम ऐसा है बेटा, अगस्त का टाइम, अगस्त खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। तो अगस्त का टाइम ऐसा है कि अब बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार मैं अब कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देंगे कि यार जनवरी फरवरी में है, 3-4 महीने में कुछ होगा नहीं, मैं अप्रैल वाला दूंगा। भाई डरना नहीं है, अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी टाइम है। नीट वालों के पास परफेक्ट टाइम है स्टार्ट करने का प्रिपरेशन, और जेई वालों के लिए भी बहुत टाइम है। अगर वो फरवरी वाला अटेम्प्ट भी देना चाहते हैं उसके लिए भी इनफ टाइम है, अगर वो पढ़ना चाहें तो। सबसे पहले अपने इस फियर को हटाना होगा कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, है ना भाई। इतना क्या सोचना, ठीक है। तो चलो इसी छोटे से कोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, लेकिन उससे पहले आप जान लो थोड़ा सा। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से पहले डाल्टन पहला पर्सन नहीं था जिसने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, उससे पहले भी लोग आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर तो एटॉमिक थ्योरी पता है कब से चल रही है, लगभग 500 बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब ये है कि जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसे हम जीरो मानते हैं, उससे भी 500 साल पहले हमारे यहाँ पर एक थे महर्षि कनंद। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को पोस्टुलेट करा था, उसको बताया था एटॉमिक थ्योरी के बारे में। उन्होंने कहा था इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो हम एक सूक्ष्म परमाणु पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने ही नाम दिया था परमाणु। उन्होंने कहा था कि हम परमाणु पर पहुंच जाएंगे जिसे और तोड़ा नहीं जा सकेगा। किसने बोला था? महर्षि कनंद ने। कब बोला था? जीरो से भी 500 साल पहले, यानी कि अगर आज चल रहा है 2300 साल ना, हाँ 2023, सॉरी 2300 साल नहीं चल रहा, आई एम सॉरी, हाँ 2023वां साल चल रहा है। तो आज से लगभग 2523 साल पहले उन्होंने इसके बारे में बता दिया था। और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कब आई थी वो आप अभी देख ही लोगे, कितनी बाद में ही है। तो 500 साल पहले, 500 बीसी के अंदर महर्षि कनंद ने बता दिया था कि अगर आप किसी मैटर यानी कि पदार्थ को तोड़ते चले जाओगे तो आप एक ऐसे सूक्ष्म पार्टिकल के पास पहुंच जाओगे जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। उसी को उन्होंने नाम दिया था परमाणु। उसके बाद एक और इंडियन फिलोसोफर थे उसी टाइम के आसपास ही थे, ये पकुधा कात्याम, ठीक है, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिएट करेक्टली, इलेबोरेटेड दिस डॉक्ट्राइन। और उन्होंने इनकी बात को और ज्यादा इलेबोरेट करा था और कहा था कि ये जो सबसे सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं जिसको उन्होंने परमाणु कहा था, वो एग्जिस्ट करते हैं कंबाइन फॉर्म में, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी मैटर के अंदर। तो उन्होंने देखो साफ बता दिया। हमारे दो ऋषि आए, एक का नाम था पकुदा कात्याम और एक का नाम था महर्षि कनंद। महर्षि कनंद ने बताया कि परमाणु के बारे में, और उसके बाद इसी को आगे बोला कि जो परमाणु होते हैं ये कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं किसी भी मैटर के अंदर। मैटर मतलब कि पदार्थ के अंदर किसी भी, ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होकर के पाए जाते हैं। इसी टाइम पर एक और व्यक्ति था डेमोक्रिटस। ये कहाँ पर था भाई? तो ग्रीक फिलोसोफर था ये। इसने भी कहा था कि जो जितने भी मैटर होते हैं वो वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिसको उन्होंने एटम का नाम दिया था, ठीक है। डेमोक्रिटस ने ही एटम बोला था। तो परमाणु जो आज हम हिंदी में बोलते हैं एटम को, वो नाम दिया गया था महर्षि कनंद के द्वारा। और इसी के अंदर बोला गया था कि एटम्स कंबाइन भी होते हैं पकुदा कात्याम के द्वारा, और डेमोक्रिटस ने एटम का नाम दिया था। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन भाई हमारी
एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें पढ़ना पड़ेगा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जो कि लगभग 1800 में आई है, 1808 में। और जबकि हम कब पढ़ चुके हैं, है ना, इंडिया के अंदर बहुत पहले से है भाई। हम हालांकि ब्रिटिश लोग आकर के कहते थे कि हम तुम्हें एजुकेट करने आएंगे। ये कहाँ से एजुकेट करेंगे भाई, जब छोड़ो फिर ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं कर सकते हम एजुकेट, हम बहुत एजुकेटेड थे पहले से ही, ठीक है। तो 1808 के अंदर बेटा डाल्टन ने एक पब्लिश करा अपना अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी इन विच प्रपोज द फॉलोइंग। और इस पब्लिश के अंदर उसने बताया, उसने मतलब डाल्टन ने बताया कि ना 3-4 चीजें बोली। उसने कहा कि दुनिया में जो भी मैटर होता है वो इनडिविजिबल एटम से मिलकर के बना होता है। दुनिया में जो भी मैटर होता है, उसने 4 बातें बोली थी, चारों की चारों आपको याद होनी चाहिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसके अंदर दी गई थी, तो आंसर है अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। इसके अंदर पब्लिश करी थी उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी, किसने, तो बेटा डाल्टन ने। और ये पब्लिश कब हुई है, तो 1808 के अंदर। सबसे पहला पॉइंट था कि सारे के सारे मैटर किससे मिलकर बने होंगे, एटम से मिलकर के बने होंगे। उसके बाद बोला गया कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने कहा कि अगर बेटा एक आयरन का एटम है, वो यहाँ पर है इंडिया में, और एक आयरन का एटम है वो है भाई आपका यूएसए के अंदर, तो दोनों सेम ही एलिमेंट है, इसलिए सेम एलिमेंट के दो एटम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बेटा आइडेंटिकल होंगी, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। मतलब इनकी प्रॉपर्टी भी इक्वल होगी, इनके मासेस भी इक्वल होंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आयरन का एटम कहीं पर भी पाए जाते हैं, दो एटम आयरन के, तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन उन्होंने कहा अगर बेटा एक एटम यहाँ पर है, एक जस्ट इसके बगल में है, और ये आयरन का एटम है, और ये मान लो मैग्नीशियम का एटम है, तो दो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे, इनके बेटा क्या होगी, प्रॉपर्टी अलग होगी, इनके मासेस भी अलग होंगे। मतलब आयरन का मास अलग होगा, मैग्नीशियम का मास अलग होगा। हालांकि एक दूसरे के अगल बगल में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी इनका मास और इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। ऐसा बोला गया डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अंदर। तीसरी उन्होंने कहा कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो कंबाइन होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में होते हैं। जैसे बेटा आपका H2O है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम जब भी मिलेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन वो करेंगे। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स जो कंबाइन होते हैं वो अपने फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कहीं से भी मुंह उठा करके आया और कंबाइन हो गया। और लास्ट उन्होंने कहा जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो और कुछ नहीं बेटा क्या होती है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होते हैं, और कुछ नहीं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं हर केमिकल रिएक्शन के अंदर। ना तो किसी के अंदर एटम कोई खत्म होता है, ना ही किसी रिएक्शन के अंदर कोई नया एटम बनता है, बस एटम एक दूसरे में क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं। यानी कि ये किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल सही सोचा आपने, मास ऑफ, सोचा था ना भाई, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मास वाले लोग को ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर जो फिक्स रेशियो में मिले हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है भाई आपका डिफिनाइट वाले लोग को, ठीक है, लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन। और बेटा क्या था, हाँ बस यही है, लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन को ये एक्सप्लेन कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये बात एक्सप्लेन करते हैं। तो फटाफट से एक बार डाल्टन की थ्योरी के चारों पॉइंट एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला, दुनिया के सारे मैटर किससे मिलकर के बने होंगे बेटा, तो एटम से मिलकर के बने होंगे, ठीक है सर। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, उन्होंने कहा कि अगर सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे, तो बेटा वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, उनका मास भी सेम होगा बिल्कुल। चौथी बात उन्होंने क्या बोली, जो कंपाउंड होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो एटम्स कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। और चौथी बात उन्होंने बोली क्या, उन्होंने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ नहीं होता, रीऑर्गेनाइजेशन
ऑफ एटम्स होते हैं। ये आपको चारों की चारों बातें याद रखनी है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है इनमें से कौन सा पोस्टुलेट डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अंदर गिवन है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, ये एनसीईआरटी में खैर नहीं गिवन है, ये सिर्फ जेई और नीट के लिए ही है स्पेशली। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या क्या है, तो भाई आइए चलते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स को जानने के लिए। पहला ड्रॉबैक था, उसने कहा था कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू ग्रुप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन gases exist in nature as a group of two atoms. This indicates that the smallest unit capable of independent existence is not an atom but a group of atoms. भाई उन्होंने कहा है ना, इस पूरे का मतलब शायद थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। उन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं ना, जब वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गई H2, नाइट्रोजन हो गई N2, ऑक्सीजन हो गई O2। हम कह रहे हैं कि अगर नेचर के अंदर जो सिंपलेस्ट यूनिट एग्जिस्ट करती है वो दो एटम मिलकर के कर गया, तो यानी कि एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कहाँ से हो गई। एटम इंडिपेंडेंट, हमने कहा कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, एटम है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एटम तो सिंगली एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा, वो तो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो डाल्टन की बात थी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, इसको हम एटम कहते हैं, इसे तो हमें मॉलिक्यूल कहना चाहिए। समझ पाए ना मेरी बात को भाई। देखो सिंगल एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो एटम इज नॉट आ स्मॉलेस्ट यूनिट, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई वो तो फिर मॉलिक्यूल हो गई। तो पहला पोस्टुलेट उनका क्या हो गया, गलत हो गया। उसके अंदर कहा कि भाई आज हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि एटम आर इंडिविजिबल, एटम्स आर इंडिविजिबल। लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग किया जा सकता है, तो यानी कि ये वाली बात भी गलत हो गई उनकी। आगे बोला गया डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स। हमें आइसोटॉप जब डिस्कवर हुए तो पता चला, अभी देखो हमने, उन्होंने दूसरे पॉइंट में क्या बोला था, अगर एक आयरन यहाँ है, एक आयरन इंडिया में, एक एटम आयरन का इंडिया में है और एक आयरन का एटम यूएसए के अंदर है, तो ये दोनों सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। लेकिन भाई एक आयरन इंडिया के अंदर है और उसी के बगल में एक और आयरन का एटम है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट हो सकता है, जिसको आप क्या बोलते हो, आइसोटॉप्स बोलते हो। इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएंगी, यानी कि आइसोटॉप वाले केस के लिए सेम एलिमेंट के दो एटम की प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, डिफरेंट हो चुकी है। उन्होंने बोला था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन सब्सटेंसेस ऑल कंटेनिंग एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट शुड डिफर इन देयर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल देखो भाई, उन्होंने कहा कि, उन्होंने ये कहा कि ना देखो, अगर ये एक मेटल है, इसके अंदर जो जितने भी एटम है वो सारे सेम ही है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इससे जो मैटर बनेगा उसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो रही है। कैसे भाई, देखो कार्बन जो है वो ग्रेफाइट के फॉर्म में भी पाया जाता है, उसमें भी सिर्फ कार्बन है, डायमंड में भी सिर्फ कार्बन है, तो सारे ही एटम सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंट हो रही है भाई, इनकी प्रॉपर्टी तो सेम होनी चाहिए। उन्होंने यही कहा था कि ऑल जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो सेम प्रॉपर्टी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, डिफरेंट हो रही हैं। तो ये चार ड्रॉबैक थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। चलो भाई चलते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो कमेंट में जल्दी से थम्स अप कर देना बेटा। आज हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, एटॉमिक मास की तरफ। आज का मतलब अब हम चलेंगे एटॉमिक मास की तरफ, और मैं लिटरली कह रहा हूँ ये बहुत 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 बेसिक टॉपिक है, मतलब इससे ज्यादा बेसिक और कुछ हो ही नहीं सकता, इतना बेसिक है। और आप अपने दोस्तों से पूछ करके देख लेना, नियरली 90% को यही नहीं पता होगा कि AMU का मतलब क्या होता है। 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि AMU कुछ होता है, AMU कुछ होता है, लेकिन एक्चुअल में AMU का मतलब क्या होता है वो हमें नहीं पता होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो पता है, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन,
1 मिनट का टाइम ले लो, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ लो और मेरे को बता दो कि ये वाला आपको आता है या फिर नहीं आता। पढ़ते रहो क्वेश्चन को, है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है विद लॉजिक कि हाँ सर मेरे को तो ये पता है, इसका आंसर मेरे को पता है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उन 10% लोगों में हैं जिनको ये इतना बेसिक लेवल पर आता है, तो बहुत अच्छी बात है ये। अगर आपको नहीं आता तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो कि आप 90% में हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज की क्लास लास्ट तक देख लेना, आपको ये वाला टॉपिक आ जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताएं क्लास के लास्ट में क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास से। भाई देखो, अगर आप दुकान पे जाओ कुछ सामान खरीदने के लिए जाओ, तो आपको मान लो आप 1 किलो आलू लेने गए, तो उसके पास एक तराजू होता है। आज पहले होते थे भाई, आजकल तो वो डिजिटल आ गया है। एक तराजू होता है ऐसे करके, वो यहाँ से उसका पकड़ने वाला हैंडल होता है और यहाँ पर ऐसे करके वो 3 लगे हुए होते हैं, है ना। सेम इसके अंदर भी होता है। वो यहाँ पर 1 किलो वाला बाट रखेगा और यहाँ पर आपको 1 किलो सामान रख देगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आप कहोगे हाँ भाई मेरे पास 1 किलो सामान आ गया। क्या आपने इसे तोला है क्या? क्या इसका मास निकाला है क्या? नहीं भाई, आपने इसका रिलेटिव मास निकाला है। ये जो मास था हमारे पास पहले से ही नॉन मास था, उसके बराबर आपने इस वाले मास को लिया है। तो आप जो मास ले रहे हो वो एक्चुअल में रिलेटिव मास है बेटा। हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम हर जगह रिलेटिव मास को ही ले रहे हैं। तो जब एटम के मास निकालने की बात आई तो हमने कहा भाई यहाँ पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा? रिलेटिव लेना पड़ेगा। किसी ना किसी के कंपैरिजन में लेना पड़ेगा, किसी को कंपेयर करना पड़ेगा। एक तरफ तराजू में एक एटम को रखना पड़ेगा और दूसरी तरफ दूसरे एटम्स को रखना पड़ेगा। पहले पहले हाइड्रोजन को माना गया था, लेकिन उसके बाद फिर कार्बन को मानने लग गए। क्यों मानने लग गए? एटॉमिक मास को निकालने के लिए जिसे हमें रेफरेंस मानना था वो कौन था, तो उसके लिए हमने का मतलब है, अब जब भी मैं हमने बोलूंगा इसका मतलब है साइंटिस्ट कम्युनिटी, मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। साइंटिस्ट कम्युनिटी, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करें। उन्होंने कहा कि ना, जो एलिमेंट इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगा, जो एलिमेंट इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगा, उस एलिमेंट को हम रेफरेंस मान लेंगे और उसके कंपैरिजन में सारे एलिमेंट के मास को निकाल लेंगे। सबसे पहला था कि उसकी अबंडेंस क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रेजेंट पूरी दुनिया में एक छोटी सी जगह पर है, क्या फायदा फिर उसका, जब वो पूरी दुनिया में अवेलेबल तो होना चाहिए। दूसरा, उसकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होनी चाहिए, ना तो वो बहुत कम रिएक्टिव हो, ऐसा ना हो कि वो रिएक्ट ही ना कर रहा हो, फिर फायदा क्या भाई उसका। या ऐसा भी नहीं कि वो हर किसी के साथ रिएक्ट कर रहा हो, तो ये भी ठीक नहीं है। हमें क्या लेनी है? उसकी रिएक्टिविटी मॉडरेट लेकर के चलनी है, कि हाँ वो हर जगह प्रेजेंट भी हो। जब आप उसे रिएक्शन करने के लिए बोलो वो रिएक्शन भी कर जाए, जब बोलो कि रुकने के लिए तो वो रुक भी जाए। मतलब हमारे टोटली हमारे कंट्रोल में ऐसा एलिमेंट हो। आइसोटॉप्स उसके ना हो, लेकिन आजकल तो सबके आइसोटॉप है तो इसको इतना तवज्जो नहीं दी जाती। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा, आपकी एक क्लास है, उसके अंदर आपको अपना क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, या फिर आप बहुत अच्छा, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो आप क्लास का ही ले लेते हैं, उसके बाद एक और दे दूंगा एग्जांपल में। आपको अपनी क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में से एक मॉनिटर चुनना है, टीचर को। मॉनिटर कौन चुनेगा भाई? टीचर चुनेगा। टीचर देखेगा यार एक बच्चा है A B C, उसे 3 बच्चे ठीक लग रहे हैं, उसने कहा ए जो है वो भाई डेली आ भी रहा है, उसकी क्लास में ऐसा भी नहीं है कि उसके दोस्ती बहुत ज्यादा है कि वो हर किसी से दोस्ती कर रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि वो भाई बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है, किसी से बात ही नहीं करता। तो वो कहेगा मेरे को एक ऐसा बच्चा चाहिए जो क्लास में रेगुलर भी आए, वो कुछ लोगों का दोस्त भी हो, ताकि वो मिल बांट करके काम करवा भी सके, और ऐसा भी ना हो कि वो हर किसी का ही दोस्त हो। अगर वो हर किसी का दोस्त होगा तो वो तो किसी की शिकायत भी नहीं करेगा। ऐसा बच्चा चाहिए। बी जो था वो भाई बहुत अच्छा दोस्त था लोगों का, और आता नहीं था, दोस्ती यारी में घुसा रहता था, तो बी को कैंसिल कर दिया। सी जो था वो अपने अपने में लगा रहता था, बस उसे किसी दूसरे से मतलब ही नहीं है, वो अपने बस कॉपी पेन लेकर के अपना एक क्लास के कोने में बैठ के पढ़ रहा है। तो वो कहेगा सी को भी नहीं रखना, मेरे को तो ए को मॉनिटर बनाना है, क्योंकि ए आता भी डेली है, हर किसी से दोस्ती भी नहीं है और हर किसी से दुश्मनी भी नहीं है,
थोड़ी बहुत हर किसी से दोस्ती है, सबसे बात वो कर लेता है जब जरूरत होती है। तो आइसोटॉप्स का मतलब हो गया कि भाई क्या नाम है, जैसे उसके बहुत सारे दोस्त होते तो वो उनको पार्शियलिटी करता, तो आइसोटॉप्स नहीं होने चाहिए, है ना। लेकिन आजकल सबके पास है तो इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते नहीं है। इसी हिसाब से 1961 के अंदर, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ से जो चीजें चल रही हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बेसिक लेक्चर होने वाला है। आप में से मैं श्योर हूँ इस बात के, बहुत सारे 90% लगभग बच्चों को जो बातें आज मैं बताने जा रहा हूँ वो आज पहली बार पता चल रही होंगी। और देख लो, आप 9th क्लास से इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, इतना बेसिक है ये। तो 1961 के अंदर सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से ये मान लिया गया, कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस एलिमेंट डिसाइड कर लिया गया। तो हमारा रेफरेंस एलिमेंट आज से कौन बन गया बेटा, जो भी हम मास निकालेंगे वो निकालेंगे कार्बन से, कार्बन के थ्रू। कार्बन का भी एक आइसोटोप जिसका मास होगा 12, उसके से हम क्या करेंगे, रेफरेंस निकालेंगे। देखो मैं कार्बन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हम बार बार कार्बन 12 क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, एक का मास होता है 12, एक का मास होता है 13 और एक का मास होता है 14। ये जो होता है भाई आपका कार्बन 12, ये नेचर में 98.9% के आसपास होता है। ये लगभग 1% से आसपास होता है। और ये भाई 0.1% के आसपास होता है। मतलब सबसे ज्यादा अगर मैं कोई कहूँ तो कार्बन 12 है। तो अब से मैं जब भी कार्बन बोलूंगा, मतलब इस लेक्चर में मैं जब भी कार्बन का नाम लूंगा तो अंडरस्टूड होगा वो बात कि हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नेचर में सबसे ज्यादा कार्बन 12 ही पाया जाता है। तो हमने रेफरेंस एलिमेंट जिसको मान लिया वो था कार्बन, जिसका मास है 12, ठीक है। फिर भाई ये दोबारे से सबके द्वारा ही एक्सेप्ट करा गया कि जो कार्बन 12 का मास होगा, मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम का जो मास होगा वो होगा 12 AMU के बराबर होगा। 12 AMU के बराबर होगा, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा सर, ये एकदम से AMU कहाँ से आ गया, इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। साइंटिस्टों ने कहा जैसे मास के लिए केजी रखते हैं हम ऐसा यूनिट, ऐसे ही एक एटम के मास के लिए हम जो ऐसा यूनिट कंसीडर करेंगे वो करेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। आजकल AMU को चेंज करके क्या कर दिया गया है, U को बोला जाता है यूनिफाइड मास, ठीक है। तो सब साइंटिस्टों ने कहा ठीक है, चलो हम ये भी मान लेते हैं कि एटम के जो मास निकालेंगे उसकी जो ऐसा यूनिट होगी, ऐसा यूनिट नहीं कहूंगा मैं, बस यूनिट होगी, वो होगी बेटा AMU, ठीक है। AMU उसकी यूनिट हो गई, ठीक है सर। फिर कहा कि जो एक कार्बन एटम का मास होगा उसके अंदर हमने मान लिया 12 AMU, ऐसा माना गया है, ठीक है, लेट करा गया। जो कार्बन एटम का मास होगा, एक कार्बन एटम का जो मास होगा, एक कार्बन एटम का जो मास होगा वो होगा बेटा 12 AMU। इसका मतलब सर ये है 12 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब मैं बार बार कार्बन 12 नहीं लिख रहा, तो मैं अब क्या लिख रहा हूँ, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है सर। एक कार्बन एटम का मास किसके बराबर हो गया, 12 AMU के। यानी कि 1 AMU किसके बराबर हो जाता है बेटा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन में 12। ये है हमारा पहला फॉर्मूला। पूरे मास सिस्टम के अंदर हम 4-5 फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो पहला फॉर्मूला है एक AMU किसके बराबर होता है बेटा, तो एक AMU का मतलब होता है सर मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन में 12। मैंने कहा चलो भाई, एक AMU का मतलब तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसमें से सब कुछ रब कर देता हूँ और सिर्फ एक ही बात लिख लेता हूँ। 1 AMU किसके बराबर है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12। ये कहाँ से आया है हम पढ़ चुके हैं ना। तो ये हो गया बेटा आपका पहला।
पहला फॉर्मूला याद रखना इसे। एक सेकेंड मैं स्टार बना दूं ताकि अच्छा लगे। हाँ आगे देखो भाई। अरे यार हट गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। अब भाई देखो, एक मोल, या फिर अगर मैं कहता हूं कि कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास कितना होता है, तो आप कहोगे सर कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, यही बोलते हैं ना 12 ग्राम। एक्चुअल में वो 12 ग्राम नहीं होता, 12 ग्राम पर मोल होता है। अगर हम कहीं पर भी 12 ग्राम लिख रहे हैं तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि एक मोल कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, यानी कि 1 मोल कार्बन एटम। अब कार्बन कौन सा है पता है ना, कार्बन 12। 1 मोल कार्बन एटम का जो मास होता है वो होता है बेटा आपका 12 ग्राम। सर इसका मतलब ये है कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर तो हो गया 12 ग्राम, यानी कि एवोगैड्रो नंबर, या फिर ऐसे लिख लो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम का मास हो गया सर, कार्बन एटम मास हो गया 12 ग्राम। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े हैं कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स का मास होता है 12 ग्राम। एक कार्बन का एटम का मास 12 ग्राम नहीं होता, एक मोल कार्बन एटम्स का मास 12 ग्राम होता है। यानी कि इसका मतलब है सर एक कार्बन एटम का अगर मैं मास निकालूंगा, कार्बन एटम मास निकालूंगा, तो वो होगा 12 अपॉन में 6 पॉइंट, इसे मैं एवोगैड्रो नंबर लिख रहा हूँ, वो सर इसके बराबर होगा। मैंने कहा बिल्कुल भाई बिल्कुल ठीक पकड़े हैं। एक कार्बन एटम का मास किसके बराबर होगा बेटा, 12 अपॉन में Na के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, उसे मैं एक काम करता हूँ वहीं लिखता हूँ, यहीं लिखता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, 1 AMU बराबर है मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन में 12। और अभी अभी हम देख करके आए हैं बेटा क्या, एक कार्बन एटम का मास होता है 12/Na। जरा इसके अंदर एक काम करें, रख करके देखें कार्बन एटम का मास, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना था, 12 अपॉन में Na, मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन में 12/1 है ना, 12/1 लिख दिया। इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 12/Na इंटू 1/12, यानी कि ये आ गया 1 अपॉन Na के बराबर, यानी 1 AMU किसके बराबर आ गया, 1/Na ग्राम के बराबर आ गया। सर ग्राम कहाँ से आ गया, मैंने कहा देखो बेटा इतने कार्बन एटम का मास था 12 ग्राम, यानी कि एक कार्बन एटम का मास हो गया 12/Na ग्राम, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, ग्राम में लिख दिया। ये 12 तो नंबर है, इसके तो कोई ऐसा यूनिट होगी नहीं, यानी कि एक AMU का जो मास होता है, 1 AMU का जो मास होगा वो ग्राम के अंदर कितना होगा, 1/Na के बराबर। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर आता है 1/Na को Na की जगह पे क्या रख देना बेटा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये हो गया हमारा बेटा दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला था सर एक AMU का मतलब होता है मास ऑफ, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही एग्जाम के अंदर आपका रिपीट होगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन कौन सा है C12 अपॉन में 12। ठीक है, अगर मैं 1 AMU की वैल्यू निकालता हूँ इन ग्राम तो वो किसके बराबर आएगी, सर वो वैल्यू बराबर आती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के। ठीक है, और यहाँ से हमने ये कैसे निकाला, तो उसके लिए भाई ये रहा तरीका, कार्बन का मास होता है 12 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल कार्बन का मास है 12 ग्राम, एक मोल के अंदर इतने कार्बन एटम्स होते हैं, तो एक इतने कार्बन एटम्स का मास हो गया 12 ग्राम,
तो एक कार्बन एटम का मास हो गया 12/Na। Na की जगह पर क्या आता है 6.022 इंटू 10⁻23। और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, एक कार्बन एटम का मास यहाँ रख दिया, मास ऑफ वन कार्बन एटम यहाँ रख दिया, अपॉन में 12 था, तो 1 AMU को ग्राम में निकालेंगे तो वो 1/Na के बराबर आएगा। और 1/Na को सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आता है वो आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सर चलो ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब ये बताओ, अगर हमें कार्बन के अलावा किसी और का मास AMU में निकालना होगा तो बेटा सिंपल है, जो काम अभी तक कर रहे हो बस वही काम करना है। मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का मास आपको AMU में निकालना है उसके एक एटम का मास रख दो यहाँ पर, अपॉन में 1.66 इंटू 10⁻⁻24। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, जो हाइड्रोजन होता है उसका मास हम क्या मानते हैं, 1 ग्राम मानते हैं। हाइड्रोजन का मास हम क्या मानते हैं, 1 ग्राम। इसको आपको निकालना है AMU के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन का मास जो हम मानते हैं वो मानते हैं 1 ग्राम, इसको हम निकालना है आपको AMU के अंदर। हाइड्रोजन का 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम पर मोल, यानी कि सर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास होगा 1 ग्राम। मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा सर इसका मतलब 1 एटम का मास होगा, एक एटम का मास होगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। मैंने कहा बिल्कुल। तो आपने कहा सर इसका मतलब ये है AMU में निकालेंगे तो एक एटम का मास रखेंगे ऊपर, यानी कि 1/Na रख दिया ऊपर। ठीक है, अपॉन में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 रख दिया नीचे। जब भी AMU में निकालेंगे तो ऊपर रखते हैं एक एटम का मास और उसे डिवाइड कर देते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, और यहाँ से निकल करके आता है 1.0078 AMU, यानी कि जो हाइड्रोजन का मास 1.0078 U होता है वो उसका AMU में आंसर होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको 3 फॉर्मूले हमने जो पढ़े हैं वो समझ में आ गए होंगे। तीसरा फॉर्मूला क्या है भाई आपका, सर पहला फॉर्मूला था एक AMU का मतलब मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12। ठीक है सर, दूसरा फॉर्मूला था 1 AMU का मतलब होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है सर, तीसरा फॉर्मूला है कि अगर हमें किसी का भी मास AMU में निकालना है तो मास ऑफ एन एटम ऑफ डेट एलिमेंट, उस एलिमेंट के एक एटम का मास निकालेंगे, अपॉन में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 कर देंगे तो हमें किसी भी एलिमेंट का मास AMU के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो मास इन AMU अपॉन में 1 AMU, ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। 1 AMU, किसी के भी मास को AMU में लिखना, अपॉन में 1 AMU कर देना तो आपका आंसर मिल जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास के। जैसा कि आपको पता है किसी भी चीज़ को आपको 1 से डिवाइड अगर करते हो तो आंसर आपका सेम ही रहता है, लेकिन नीचे भी AMU है ऊपर भी AMU है तो AMU से AMU कट जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो यूनिट लेस आएगा। इसका मतलब जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो इक्वल होता है एटॉमिक मास यूनिट के, सेम होता है, एग्जैक्ट सेम होता है। बस फर्क इतना होता है जो एटॉमिक मास यूनिट होती है उसकी जो पीछे यूनिट लगती है वो AMU लगती है। पहले लगती थी AMU, आजकल लगती है U। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर जो पीछे कुछ यूनिट नहीं लगेगी, कोई यूनिट नहीं लगेगी, क्योंकि हमने उसे 1 AMU से कर दिया है डिवाइड। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का ही क्या आएगा, सेम आएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आ जाओ भाई। यही क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। अगर जिन बच्चों को नहीं आया था तो वो अगर देख रहे हैं इस चीज को
तो देखना अब आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान हो चुका है। इस क्वेश्चन में रद्दी भर का भी क्या नाम है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं बचा, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो चुका है आपके लिए। क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से अगर आप देखोगे, चलो मैं इससे ले लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको बोल रखा है कि एक का एटॉमिक मास जो है वो है बेटा 50। क्या कोई यूनिट लग रखी है, तो आंसर ऐसा नहीं लग रखी। अगर कोई यूनिट नहीं लग रखी तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, किस में दे रखी है, रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर यूनिट दे रखी है। पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट था कि आपको एक एटम का मास निकालना है, किसके अंदर, एएमयू के अंदर। तो बेटा मैंने अभी बताया था रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू किसके होता है, आपका एटॉमिक मास यूनिट के होता है। यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 50 दे रखी है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 AMU। सिंपल, मैग्नीट्यूड सेम था, बस लास्ट में क्या लग जाएगा, AMU लग जाएगा। आपको बोल रखा है कैलकुलेट द मास ऑफ सेकंड पार्ट है ना, कैलकुलेट द मास ऑफ 6.0022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास निकालना है आपको ग्राम के अंदर। आपको क्वेश्चन में बोला, सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास निकालना है, एटम्स का मास निकालना है ग्राम के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है सर। ये बेटा कितने पार्टिकल हैं, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल पार्टिकल है। पहले मैं इसे ना तरीके से करवाता हूँ, है ना, हाँ चलो, शॉर्टकट नहीं अपनाते, पहले इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे और फिर बढ़िया से शॉर्टकट पे जाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास निकालना है, किसके अंदर निकालना है, ग्राम के अंदर, ठीक है सर। भाई देखो AMU का मतलब क्या था, AMU का सर मतलब था मास ऑफ 1 एटम। एक एटम का मास था, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, एक एटम का मास क्या होता है, एक एटम का मास क्या होता है, AMU होता है, ठीक है सर। हमें बोल रखा है 50 AMU, इसका मतलब है एक एटम का मास है 50, और मेरे को पता है मेरे को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैं AMU को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। तो जब मैं AMU को ग्राम में कन्वर्ट करता हूं तो किससे मल्टीप्लाई करता हूं, 1.66 इंटू 10 की पावर -24। याद है ना, मैंने अभी बताया था 1 AMU का मतलब होगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24। ये आया कहाँ से, वो भी बताया मैंने। तो एक एटम का मास AMU के अंदर इतना है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1.66 इंटू 10 की पावर -24 से। तो अब ये आ गया एक एटम का मास ग्राम के अंदर। लेकिन आपको तो कितने का निकालना था, 1 मोल का निकालना था, 1 मोल एटम्स का। तो यानी कि एक एटम का मास ग्राम में इतना होता है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि 1 मोल एटम्स के अंदर, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के अंदर कितना मास होगा, वो भी ग्राम के अंदर। और आपको एक और मजेदार बात बताऊं, चलो 50 को एज इट इज लिखा रहने देते हैं, इंटू 1.66 इंटू 6.022। मैंने इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को एक साथ लिख लिया, ठीक है। अभी रीजन दिखाऊंगा आपको क्यों लिखा। 10 की पावर्स को एक साथ लिख लिया, जरा इसे सॉल्व करना, कितना आएगा। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 9.99 आता है, इंटू में 10 की पावर -1 इंटू में 50। सही लग रहा है, ग्राम के अंदर निकाल रहे हैं बेटा, ठीक है सर। अगर मैं इसे नीचे ले जाऊं तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 50 इंटू 9.99 अपॉन में 10। हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा हम ऐसा कर सकते हैं तो अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ भाई, अगर ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया 50 इंटू 0.99। हाँ सर कर सकते हैं। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 0.99 का मतलब क्या हो गया, 1 के बराबर ही हो गया। और ये जो हमारा आंसर आ रहा है किस में आ रहा है बेटा, ग्राम के अंदर।
यानी मेरा जो आंसर आया वो आया 50 ग्राम। पता है इसका क्या मतलब है? मतलब समझते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। टेबल बनाते हैं जल्दी से, और 3 कॉलम बनाएंगे। उसके अंदर पहले में लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरे में लिखेंगे बेटा हम एटॉमिक मास इन एएमयू, और तीसरे में लिखेंगे हम मोलर मास। मोलर मास मतलब एक मोल एटम्स का मास, या फिर ग्राम के अंदर मास लिखेंगे हम। एक मोल एटम्स का मास ग्राम के अंदर लिखेंगे। मान लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास कितना था, 50, तो एएमयू में कितना हो गया, 50 एएमयू। और अगर ग्राम में लिखना था कितना हो गया, 50 ग्राम। तो अल्टीमेटली भाई और ये और कुछ नहीं है। इसलिए बार बार आप चाहे ग्राम में लिखो, चाहे एएमयू में लिखो, चाहे आप यूनिट लेस क्वांटिटी के साथ लिखो, आपके आंसर सही आते हैं। रीजन उसका ये है कि जो आप यूनिट लेस लिया तो आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हो। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलता है, तो फॉर्मूला है मास ऑफ वन एटम इन एएमयू अपॉन में 1 एएमयू कर दिया, तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लिया आपने। एएमयू के अंदर कैसे निकलता है आंसर, तो एएमयू का मतलब होता था भाई आपका मास ऑफ वन एटम अपॉन में 1.66 इंटू 10 की पावर -24। ये एएमयू में निकालने का तरीका है। और मोलर मास का मतलब, या फिर ग्राम का मास का मतलब हो गया, या ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हो गया कि एक मोल एटम्स के मास आपने निकाले, तो आंसर वैल्यू सेम ही आती है। वैल्यू सेम पता है क्यों आई, क्योंकि आपने वही काम करा है। वैल्यू सेम इसके अंदर भी आएगी, इसके अंदर भी आएगी, और इसके अंदर भी आएगी। वैल्यू तीनों की सेम होती है, बस यूनिट चेंज हो जाती है। यूनिट चेंज हो जाने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं, बट मैग्नीट्यूड ऑफ आंसर सेम आता है। इसलिए बच्चे इतने बेसिक लेवल पर जाते ही नहीं हैं। देखो भाई क्वेश्चन देख लो, आगे आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो भाई हम अपने आंसर लिखें। अगर हम आंसर लिखते हैं, कितना आएगा एएमयू में, 50 एएमयू आएगा। ग्राम में कितना आएगा, 50 ग्राम आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ पार्ट को पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पार्ट को जल्दी से पढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम। 10 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सर अभी बता देते हैं। सर देखो 50 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टी एटम्स थे। मैंने कहा बिल्कुल सही है। यानी कि 1 ग्राम के अंदर सर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 50 एटम्स होंगे। मैंने कहा सही बात है। सर इसका मतलब ये हो गया 10 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में बेटा, अपॉन में 50 इंटू 10। 0 से 0 कट गया, 6.022 अपॉन में 5 करके आंसर निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट बोलता है, लास्ट पार्ट क्या बोलता है क्वेश्चन का, आई थिंक आपको समझ में आ गया है ना। व्हाट मास ऑफ द एलिमेंट कंटेन 3.011 इंटू 10 की पावर 20 एटम्स। सिंपल सेम यूनिटरी मेथड। सर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का मतलब था, मास निकालना है ना बेटा, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का मतलब था 50 ग्राम। यानी कि एक एटम का मास हो जाएगा 50 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। सर इसका मतलब हो जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 20 एटम का मास अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 50 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में 3.011 इंटू 10 की पावर 20। इससे ये कट गया 2 पर, 2 से ये कट गया 25 पर, तो लगभग सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए कर रहा हूँ मैं, है ना। 25 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन में क्या रह गया भाई आपका 10 की पावर 23, तो ये हो गया 25 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 10 की पावर -23
आंसर आ गया 25 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो इतने एटम्स का जो मास होगा, इतने एटम्स का बेटा जो मास होगा वो 25 इंटू 10⁻³ ग्राम होगा। समझ में आया ना भाई? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, लेकिन हमें बेसिक नहीं आता था तो इतना मुश्किल लग रहा था। अब चलते हैं ग्राम एटॉमिक मास के ऊपर। एटॉमिक मास निकालना है ग्राम में। सर ग्राम में एटॉमिक मास निकालना है, ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब होता है जहां पर भी आपको ग्राम एटॉमिक मास दिखे आंख बंद करके विश्वास कर लेना, इसका मतलब होता है 1 मोल। एग्जाम में जब क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना होता, क्वेश्चन को सेम कॉन्सेप्ट पे देना होता है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करवाना होता है टीचर को, तो वो क्या कर देता है, लैंग्वेज को टफ कर देता है। वो मोल ना दे करके दे देता है ग्राम एटॉमिक मास को। तो ग्राम एटॉमिक मास बोलो या फिर मोल बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। मैं ग्राम और ग्राम एटॉमिक मास को सेम नहीं बोल रहा, ग्राम ग्राम है, ग्राम एटॉमिक मास जहां पर ये तीनों साथ में लिखे होंगे इसका मतलब होगा 1 मोल। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पर आपसे डिफरेंस पूछ रखा है किस किस के बीच में, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के बीच में और 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी तो सेम सेम लग रहे हैं कि सर 1 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एक ही बात है। नहीं बेटा, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास, इसका मतलब है 1 ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है 1 मोल ऑक्सीजन का मास। और इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन है मेरे पास वो बेटा 1 ग्राम है। इसका मतलब था कि 1 मोल ऑक्सीजन का मास, अगर कोई कहता है कि भाई मेरे पास तो 1 ग्राम एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, तो इसका मतलब उसके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है, क्योंकि उसके पास 1 मोल है ऑक्सीजन। और अगर कोई बोलता है मेरे पास 1 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब उसके पास एक्चुअल में 1 ग्राम ऑक्सीजन है। तो ग्राम एटॉमिक मास जहां पर भी दिखे तो आंख बंद करके इसे क्या मान लोगे, 1 मोल मान के चलो। ऐसे ही ग्राम मोलिकुलर मास भी होगा बेटा, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास भी क्या होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास क्या होगा आपका, ग्राम मोलिकुलर मास होगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर क्या बताना चाहूंगा, हाँ, कि अगर बेटा आपको अभी ये चीजें समझ में आ रही हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। अगर नहीं आ रही तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरे को ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में उस पार्ट को दोबारा से करवाने की। बट अगर समझ में आ गया तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसे कम से कम लगातार 3 दिन तक, 3 दिनों तक लगातार इस पार्ट को रिवाइज कर लेना बेटा। ये पार्ट ऐसा है एक बार समझ में आ गया, लेकिन अगर एक दिन छोड़ करके भी आपने रिवाइज करा ना तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगी। 3 दिन तक कम से कम डेली इस वाले पार्ट को, जो आज एटॉमिक मास वाला पार्ट करा रहा हूँ, रिवाइज करवाना। उसके बाद ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको दोबारा से इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 3 बार कम से कम 3 दिनों तक लगातार इसको रिवाइज करना मस्ट है, कंपलसरी है, ये इतना बेसिक है। देख लो, चलते हैं भाई अपने अगले टॉपिक के ऊपर। एक बार या 2 बार पता नहीं, आई थिंक क्वेश्चन आ रखा है, एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस मिक्सचर। मतलब एक मेरे पास मिक्सचर है, ठीक है, जहां पर ए और बी 2 गैसेस हमने मिक्स कर रखी हैं और दोनों नॉन रिएक्टिंग है। तो पहली बात, ये वाला फॉर्मूला गैस के ऊपर ही अप्लाई होगा। दूसरी बात, जो गैसेस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बेटा, नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। और उनका एवरेज मोलिकुलर मास हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नीट में, नीट ये लगा लो, ये नीट से ऊपर के लेवल का ही है भाई, नीट में नहीं पूछा जाता ऐसा क्वेश्चन। निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, जो आप एवरेज मोलिकुलर मास निकालोगे वो होगा टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन में टोटल मोल्स, टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन में टोटल मोल्स। ये वाला फॉर्मूला आप लिख लेना। यही वाले फॉर्मूले से आप किसी 2 नॉन रिएक्टिंग गैस, 2 या 3 जितनी मर्जी भी हो, 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर का एवरेज मोलिकुलर मास निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक बर्तन था मेरे पास, उसके अंदर 40% जो गैस थी वो हाइड्रोजन है
और 60% गैस मेरी हीलियम है, ठीक है। 40% हाइड्रोजन और 60% हीलियम। आपको एवरेज मोलिकुलर मास निकालना है। फॉर्मूला वही है। ऊपर क्या लिखना है, ऊपर लिखना है सर एम एवरेज निकालना था, तो ऊपर लिखा आपने क्या लिखा भाई, ऊपर लिखा टोटल मास अपॉन में, नीचे क्या लिखोगे, टोटल मोल्स। टोटल मास देखो भाई, अगर मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास टोटल 100 मोल्स हैं, मान लिया मेरे पास टोटल 100 मोल्स हैं, तो इसका मतलब 40 मोल होंगे मेरे पास हाइड्रोजन के, 40 मोल होंगे हाइड्रोजन के, और बेटा 60 मोल होंगे मेरे पास किसके, हीलियम के। 40 मोल का मास, एक मोल का मास हाइड्रोजन का होता है 2, H2 है ना, एक मोल का मास होता है 2, ठीक है, एक मोल का मास होता है 2, यानी कि 40 मोल का मास कितना हो गया, 40 × 2। और एक मोल हीलियम का मास होता है बेटा आपका 4, एक मोल हीलियम का मास होता है 4। इसका मतलब 60 मोल हीलियम का मास कितना होगा, 60 × 4। अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 80 प्लस में 240 अपॉन में 100, क्योंकि आपने मोल्स कितने माने थे, 100 माने थे, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ गया 320 अपॉन में 100, यानी कि 3.20। ठीक है। अब सर इसे मैं AMU लिखूं या इसे मैं यूनिट लेस छोड़ दूं, या मैं AMU लिखूं, AMU बोलो या फिर U बोलो, U मतलब यूनिफाइड यूनिट होती है, या फिर मैं इसे सर ग्राम बोलूं, तो बेटा मैंने बताया मैग्नीट्यूड सबका सेम होता है। अगर आप एक रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहे हो तो यूनिट लेस छोड़ देना, अगर आप एटॉमिक मास यूनिट में निकालना चाह रहे हो तो यू लिख देना, और अगर आप ग्राम में ले रहे हो, एक मोल का मास ले रहे हो, तो आपको किस में लेना है, ग्राम में। जैसा कि यहाँ पर एक मोल की बात हो रखी है, तो बेटा इससे आप क्या लिखोगे, ग्राम के अंदर लिखोगे 3.20 ग्राम आपका इसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। उम्मीद है ये वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। अभी हमने जो निकाला था वो एवरेज मोलिकुलर मास निकाला था दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस का। अब मैं जो आपको निकलवाने जा रहा हूँ वो है एवरेज एटॉमिक मास। सिंपल, अब तो खत्म हो चुका है, जो कॉन्सेप्ट थे वो इससे पहले तक थे, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब तो बच्चों वाले कॉन्सेप्ट रह गए हैं। जैसे भाई फॉर एग्जांपल एक डाटा दे रखा है कि भाई जो कार्बन 12 है वो 98.8% प्रेजेंट होता है, जो कार्बन 13 है वो 1.108% प्रेजेंट होता है, और जो कार्बन 14 है वो 2 × 10⁻10% प्रेजेंट होता है। देख रहे हो कितना कम प्रेजेंट है कार्बन 14। तो अगर आपको इन तीनों का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, अगर आपसे कोई पूछे तो कार्बन का मास कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, 12 बोलोगे, 12 बोलोगे आप। लेकिन भाई आपने इसका मतलब कार्बन 13 और कार्बन 14 को इग्नोर मार दिया, जो कि बहुत कम होते हैं, आप इग्नोर मार सकते हो। लेकिन अगर आप साइंटिफिक वे के अंदर बात कर रहे हो तो आपको बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन चाहिए होती है, तो आप कार्बन 13 और कार्बन 14 को इग्नोर नहीं मार सकते। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास लेना पड़ेगा। ठीक है सर, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे फिर इसका, मैंने कहा वही देखो, परसेंटेज इनटू में उसका मास लिख दो, फिर दोबारा से परसेंटेज इनटू में उसका मास लिख दो, फिर दोबारा से परसेंटेज इनटू में उसका मास लिख दो। मास लिख दो और अपॉन में कर दो 100। सिंपल, मतलब जो भी आपको परसेंटेज दे रखी हो, जो भी आपको परसेंटेज दे रखी हो उसके मास से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज को मास से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज को मास से मल्टीप्लाई कर दो, और 100 से सबको ऐड करके डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई परसेंटेज, अच्छा यहाँ पर सर आपने तो कहा था परसेंटेज को, बेटा इन्होंने पहले ही 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये आपकी किताब का ही आंसर है। परसेंटेज को उसके मास से मल्टीप्लाई करा, सबको 100 से डिवाइड करके लिख रखा है ना, तो बाद में 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने ये कहा परसेंटेज
98 मान लेते हैं अभी के लिए, और मास था 12, जमा में परसेंटेज थी 1, मास था उसका कितना, परसेंटेज 1, मास था इसका 13 पॉइंट समथिंग, जमा में परसेंटेज थी इसकी 1 इंटू 10⁻⁻10 लगा लो, और इसका जो मास था वो था 14, अपॉन में क्या कर दो 100 कर दो, सेम आंसर आएगा जो आपका उसमें आया था। किताब वालों ने क्या करा है, इस 100 को सबके साथ पहले से ही डिवाइड कर दिया। उन्होंने इस 98 को लिख दिया 0.98 इंटू 12, इस 1 को लिख दिया उन्होंने 0.01 इंटू 13, जमा में इसको लिख दिया 10⁻⁻12 इंटू 14। अब नीचे 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उसने इन 100 को सबके साथ पहले से ही काउंट कर लिया है। ठीक है, ये देखो 1.108 को 0.01 ले लिया, 98.8 को 0.988 ले लिया, और 2.10⁻⁻10 को 2 इंटू 10⁻⁻12 ले लिया। ठीक है, कि किताब वाला आपका आंसर हो गया। चलो आगे है बेटा मोलिकुलर एंड फॉर्मूला मास। सेम कुछ नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला है बेटा। एक मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाएगा बेटा, आपका मोलिकुलर मास। जैसे CH4 है, तो CH4 में कार्बन का मास कितना होता है 12U। अब मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 4U, तो टोटल मिलाकर के हो गया 16U। अगर मैं एक मोल कार्बन की बात करता तो मेरा होता 12 ग्राम, कार्बन का मास होता 12 ग्राम, और 4 हाइड्रोजन का मास होता 4 ग्राम, यानी कि एक मोल का मास हो जाता 16 ग्राम। तो ये होता है मोलिकुलर मास निकालने का तरीका। क्योंकि देखो हम जेई और नीट को ध्यान में रख के कर रहे हैं, तो अब मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मोलिकुलर मास निकालना आता है। फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास का मतलब होता है भाई देखो, जिन, हिंदी में लिख रहा हूँ, जिन कंपाउंड के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को निकालना पॉसिबल नहीं होता, मॉलिक्यूल्स को निकालना पॉसिबल नहीं है, उनका हम फॉर्मूला देख करके मास निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि NaCl के स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो NaCl की अगर मैं बात करूं तो NaCl के एक मॉलिक्यूल को निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं फॉर्मूला देखता हूं कि NaCl का फॉर्मूला है NaCl। तो सोडियम का मास होता है 23U, और एक क्लोरीन एटम का मास होता है 35.5U, तो टोटल इनका मास हो जाता है 58.5U। ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये फॉर्मूले का मास है, इसलिए मैंने बोल दिया फॉर्मूला मास। और जिनके मॉलिक्यूल्स को निकालना आसान होता है, इजीली हम मॉलिक्यूल्स को निकाल लेते हैं, उनके लिए आप यूज करते हो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, बस डेफिनेशन का फर्क है। मॉलिक्यूलर मास उन कंपाउंड का निकलता है जिनके मॉलिक्यूल्स को निकालना पॉसिबल होता है, और फॉर्मूला मास उन मॉलिक्यूल्स का निकलता है जिनके लिए मॉलिक्यूल्स को निकालना पॉसिबल नहीं होता। उम्मीद है ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं बेटा यही समाप्त। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर आप मेरे को कमेंट के अंदर बता सकते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा था। जो सबसे पहला वाला पूछा था है ना, कि ये आपको आता था या फिर नहीं आता था, और अगर नहीं आता था तो क्लास के बाद क्या अब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और मेरी बात याद रखना, 3 दिनों की रिवीजन इस टॉपिक को क्या है, मस्ट है। ठीक है, मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।